नमस्ते, आदाब और हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब की, द प्रिंस। निकोलो माकियावेली की वो छोटी सी किताब जो 1513 में लिखी गई और कई 100 सालों तक कई देशों में ये बैन कर दी गई। ये किताब बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस देती है सत्ता या पावर कैसे हासिल करें, और हासिल करने के बाद उससे भी मुश्किल बात उस सत्ता और पावर को अपने हाथ में बनाए कैसे रखें। ये वो किताब है जो उस जमाने के रिलीजियस और मॉरल आइडियल्स के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि माकियावेली ने ओपनली कहा कि रूलर्स को रूथलेस होना पड़ता है और सच्चाई को छुपाना पड़ता है। इसीलिए उस जमाने के लोगों ने इसे शॉकिंग और इमोरल बोला। आज भी जब हम फिलोसफी के स्टूडेंट्स माकियावेलियन या माकियावेली का नाम या ऐसे नेता का नाम सुनते हैं जिसके साथ माकियावेली जोड़ा जाता है, तो हम एक कनिंग पॉलिटिशियन की तस्वीर दिमाग में लाते हैं जो सत्ता के लिए और सत्ता को हासिल रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इस किताब को सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि मजहबी अथॉरिटीज ने ग्लोबली बैन किया था। धार्मिक होने की वजह से ये पूरी दुनिया में आसानी से बैन लग भी गया। 1559 में पोप पॉल द फोर्थ ने माकियावेली की तमाम राइटिंग्स को इंडेक्स लेबोरियम प्रोहिबिटोरियम में, जो कि कैथोलिक चर्च की बैंड बुक की लिस्ट है, उसमें शामिल कर दिया। ये बैन पूरी कैथोलिक यूरोप पर अप्लाई हुआ। चंद साल बाद प्रोटेस्टेंट चर्च ने भी इस किताब को कंडेम कर दिया। एलिजाबेथन इंग्लैंड में इसे फॉर्मली बैन कर दिया गया और इंग्लिश ट्रांसलेशन 17वीं सदी तक यूरोपियन यूनियन में या यूरोप के उन देशों के अंदर कम से कम 200 साल बाद तक प्रिंट नहीं किया। बैन होने के बावजूद बाद में प्रोटेस्टेंट्स ने 1572 के फ्रेंच ह्यूगोनॉट कत्लेआम का ब्लेम भी माकियावेली के आइडियाज के ऊपर डाल दिया, जबकि वो तो बैन थे। इस तरह द प्रिंस किसी एक मुल्क में नहीं बल्कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों अथॉरिटीज के जरिए पूरी दुनिया में दबाई गई, जिसके नतीजे में एक किताब 17वीं शताब्दी के बाद ही यूरोपियन मुल्कों में आ पाई। किताब कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद टाइमलेस है। ह्यूमन नेचर और पावर डायनेमिक्स बदले नहीं। लीडर्स आज भी लोगों के डरों को, उनकी उम्मीदों को, उनके जज्बातों को और भोलेपन का फायदा उठा करके ही अपने पावर में आते हैं और फिर उन्हीं चीजों का फायदा उठाते उठाते ही वो पावर में रहते हैं। माकियावेली के आइडियाज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि लीडर्स कैसे बिहेव करते हैं। अगले सेगमेंट में मैं चाहूंगा आप थोड़ा वक्त मुझे दें ताकि मैं ऑथर की लाइफ और उसके स्ट्रगल्स और किताब की कॉन्सेप्ट इवन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझा सकूं, और ना सिर्फ इंडिया के नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में। मैं कोशिश करूंगा जो सबसे सेंसिटिव टॉपिक्स में से रिलीजन, पॉलिटिक्स और इवन कॉर्पोरेट ये एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कैसे कई लोग आज भी माकियावेलियन टैक्टिक्स को इलस्ट्रेट करते हैं। चलिए अब हम निकोलो माकियावेली की जिंदगी और उनके संघर्षों को थोड़ा डिटेल में देखें। माकियावेली 3 मई 1469 3 मई 1469 को फ्लोरेंस, इटली में पैदा हुए। उनकी फैमिली 13वीं शताब्दी से ही फ्लोरेंस में एक मशहूर और अमीर घराने की थी, लेकिन उनके पिता बर्नार्डो पब्लिक ऑफिस से दूर रखे गए क्योंकि उन पर इंसॉल्वेंसी का इल्जाम था। इसलिए उनको अपनी छोटी सी जागीर से ही गुजारा करना पड़ता था, जो कि उस समय के हिसाब से फिर भी काफी थे। बर्नार्डो ने अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाई थी और छोटे माकियावेली वहां लैटिन और क्लासिकल ऑथर्स के साथ बड़े हुए। उन्होंने मार्सिलो वर्जिलियो एड्रियानी के लेक्चर्स को अटेंड किया और टिपिकल ह्यूमनिस्ट एजुकेशन हासिल की जो उस वक्त फ्लोरेंटीन के ब्यूरोक्रेट्स से एक्सपेक्ट की जाती थी। इस एजुकेशन में लैटिन ग्रामर, रिटोरिक और हिस्ट्री शामिल थे। उन्होंने हो सकता है कुछ ग्रीक भी सीखी हो। यही क्लासिकल ट्रेनिंग उनकी लेटर राइटिंग्स में दिखाई देती। जवानी के दिनों में माकियावेली ने प्रीचर, माफ कीजिएगा इटालियन नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंडिंग है, गिरोलामो सावोनारोला
के सरमन्स को भी सुना। सावोनारोला एक डोमिनिकन फ्रायर थे जो चर्च और गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म के लिए मशहूर थे। माकियावेली सावोनारोला की लर्निंग्स और रिटोरिक स्किल्स से इम्प्रेस थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताब द प्रिंस में सावोनारोला को अनआर्म्ड प्रॉफिट के एग्जाम्पल से दर्शाया जो पावर मेंटेन नहीं कर सका। सावोनारोला की 1498 में फांसी लगने के कुछ दिन बाद 29 साल के माकियावेली को फ्लोरेंटीन रिपब्लिक के सेकंड चांसरी का हेड बना दिया गया। यह पोस्ट उनको फॉरेन अफेयर्स और सब्जेक्ट टेरिटरीज का इंचार्ज बनाते थे। एक जवान आदमी के लिए ये बहुत बड़ा जिम्मा था। माकियावेली ने 1498 से 1512 तक इस पोजीशन पर काम किया और लगभग 40 डिप्लोमेटिक मिशंस पर रहे। उन्होंने फ्रांस की कोर्ट चेज़रे बोर्जिया, पोप जूलियस II और होली रोमन एम्परर मैक्सिमिलियन I जैसे लीडर्स से मुलाकात की। इन मिशंस में उनको पॉलिटिकल इंट्रीग और रियल पॉलिटिक्स समझने का मौका मिला। 1502 में सेनेगालिया के टाउन में उन्होंने चेज़रे बोर्जिया को अपना गद्दार कैप्टन को ब्रूटली पनिश करते देखा और इस बारे में एक फेमस अकाउंट भी लिखा। यही एक्सपीरियंस उनकी लेटर बुक में फियर और क्रूरटी के एग्जाम्पल बन जाते हैं। 1503 के कॉन्क्लेव के दौरान जब नए पोप का चुनाव हो रहा था तो माकियावेली रोम भी गए और एक पोएम लिखी, फर्स्ट डेसिनाले। उन्होंने सीजर की गिरफ्तारी को सेलिब्रेट किया। फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक में उस वक्त मर्सनरीज आर्मी का ज्यादा राज होता था, उन पर ज्यादा भरोसा किया जाता था। माकियावेली ने फेलोनियर पिएरो सोदेरिनी को कन्विंस किया कि मर्सनरीज पर डिपेंड करने के बजाय एक लोकल मिलिशिया बनानी चाहिए। 1505 में उन्होंने ये मिलिशिया ऑर्गेनाइज की और यह उनका एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट बन गया। उनके दोस्तों और दुश्मनों दोनों ने उनका रोल इटली के कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स में नोट किया। पर 1512 में फॉरेन पॉलिटिक्स ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया। पोप जूलियस ने स्पेनिश आर्मी को हायर करके होली लीग बनाई और फ्लोरेंस की रिपब्लिक को गिरा दिया। मेडिची फैमिली फिर से वापस पावर में आई। माकियावेली पर साजिश का इल्जाम लगा, उनको अरेस्ट किया गया और स्ट्रपादो टॉर्चर से गुजरना पड़ा। उन्हें 22 दिन तक जेल में रखा गया, फिर उनको एग्जाइल में भेज दिया गया। उनका पॉलिटिकल करियर एब्रप्टली खत्म हो गया एकदम से इस पावर डायनामिक के शिफ्ट की वजह से। एग्जाइल के दौरान वो अपने परिवार की एक छोटी सी प्रॉपर्टी सैन कैसियानो के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। आज हम सोच सकते हैं कि एग्जाइल एक ट्रेजेडी थी, लेकिन इसी दौर में उन्होंने राइटर बनने के लिए वक्त और मोटिवेशन निकाला। अपने फ्रेंड फ्रांसेस्को वेटोरी को 10 दिसंबर 1513 को लेटर में उन्होंने लिखा कि वो एक छोटी सी किताब लिख रहे हैं जो प्रिंस को एडवाइस करेगी। ये किताब थी द प्रिंस, जिसकी बात हम करने वाले हैं। सैन कैसियानो में उनका रूटीन काफी इंटरेस्टिंग भी था। सुबह वो खेतों में घूमते, दोपहर में लोकल इन्स पर वाइन और कार्ड्स के साथ वक्त बिताते और शाम को लाइब्रेरी में पुराने स्कॉलर्स के साथ डायलॉग करते, फिर उनकी उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को लिख लेते। एग्जाइल के साथ साथ उनको डर ये भी था कि कहीं उनके दुश्मन उनको ना भूल जाए, इसलिए उन्होंने द प्रिंस मेडिची रूलर्स को डेडिकेट की जिन्होंने उन्हें एग्जाइल में भेजा था। शायद वापस जॉब जो उनकी थी उसको वापस हासिल करने के लिए, ये थोड़ा सा अनक्लियर है हमें। उन्होंने इस दौरान कई और दूसरी बुक्स भी लिखी थी, जैसे डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी, रोमन हिस्ट्री पर जो कमेंट्री है, द आर्ट ऑफ वॉर, एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, इसी तरह की और भी बुक्स। 1512 में मेडिची फैमिली ने उनको ऑफिशियल हिस्टोरियन अपॉइंट किया। उनको 57 गोल्ड फ्लोरेंस सैलरी मिलती थी, जो बाद में 100 हो गई। इस पोस्ट पर उन्होंने फ्लोरेंस हिस्ट्रीज लिखी, जिसमें उन्होंने मेडिची रिजीम और रिपब्लिक दोनों को क्रिटिसाइज किया और पास्ट इवेंट्स का अनबायस्ड अकाउंट देने की कोशिश की। इसके अलावा उनको फोर्टिफिकेशन सुपरवाइज करने और बैंकरप्सी केसेस रिजॉल्व करने के असाइनमेंट्स भी मिले। 1525 में उन्होंने फ्लोरेंटीन हिस्ट्रीज पोप क्लेमेंट VII को प्रेजेंट की और 120 ड्यूकेट्स का रिवॉर्ड पाया। 1526 में होली लीग ने होली रोमन एम्पायर चार्ल्स V के खिलाफ वॉर स्टार्ट की।
और माकियावेली को आर्मी के साथ जुड़ने का हुक्म मिला। वो अपने दोस्त फ्रांसेस्को के साथ आर्मी ज्वाइन करते हैं और रोम के साथ लड़ाई के अंत तक ड्यूटी पर रहते हैं। जब 1527 में फ्लोरेंस ने मेडिची फैमिली को फिर से निकाल दिया, एक और तख्ता पलट, जिसके बाद रिपब्लिक ने अपने आप को रिस्टोर किया। माकियावेली को उम्मीद थी क्योंकि वो रिपब्लिक के साथ काम कर चुके थे कि माकियावेली को उनकी पुरानी पोस्ट पे वापस रख दिया जाएगा, लेकिन मेडिची फैमिली के साथ उनके अर्लियर एसोसिएशन की वजह से रिपब्लिक ने और रिपब्लिक के सपोर्टरों ने उन पे कोई भरोसा नहीं किया। कोई भी नहीं करता। अगर वो देखता कि दुश्मन के साथ आपके साथ ही कभी दुश्मन के साथ भी दिखते हैं तो आपका भरोसा उठ जाता है। परंतु इसकी वजह से उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, वो बीमार हो गए और जून 1527 में उनका देहांत हो गया। उनकी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स, जैसे एक उचित घराने में जन्म लेना, कड़ी ह्यूमनिस्ट एजुकेशन, सावनारोला से प्रभावित होना, अर्ली करियर्स में रैपिड राइज, फिर टॉर्चर और एग्जाइल, फिर वापस छोटी सी नौकरी और अंत में निराशा, सब उनके सियासी विचारों की बुनियादें। इन अनुभवों ने कठोर और जमीनी नजरिया दिया, जिस वजह से उन्होंने लिखा कि सत्ता को संभालने के लिए सख्ती और होशियारी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको प्रिंस के कॉन्सेप्ट्स या वर्च्यूज का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। हम उसकी डिटेल्स में भी जाएंगे, मगर इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही किताब के पिलर्स या फाउंडेशंस है। नंबर 1, वर्च्यू और फॉर्च्यून, इंसान की अपनी कोशिश वर्सेस किस्मत। लीडर को अपनी ताकत और स्किल पर भरोसा होना चाहिए, ना कि सिर्फ लक पर। नंबर 2, जेनरोसिटी वर्सेस पार्सिमनी, कितना देना है और कितना बचाना। उदारता कभी कभी ठीक रहती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो आप ही के खजाने को खर्च करती है, जिसकी वजह से उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, और जितना आप टैक्स बढ़ाते हो उतना ही आपकी अपनी पॉपुलेशन आपके अगेंस्ट होती है। 3rd, फियर वर्सेस लव, राजा को प्यार के बजाय डर बनाना बेटर है या दोनों बना के रखना। माकियावेली कहते हैं यदि आपको ये दुविधा हो कि आपको अपनी प्रजा के बीच में डर बना के रखना है या प्यार, तो हर राजा को डर चुनना चाहिए, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक डर एक ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है जहां आप लोगों को अपनी तरफ वफादार बना सकते हैं। 4, डिसेप्शन और इमेज मैनेजमेंट, रूलर को फॉक्स और लायन दोनों क्वालिटीज की जरूरत होती है। बाहर से ऑनेस्ट और दयालु दिखना, लेकिन जरूरत पड़ने पर कनिंग और फोर्सफुल बन जाना। 5th, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, माकियावेली का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यही है, जिसकी वजह से उनकी किताब कई बार प्रॉब्लम्स में पड़ी। उनके कहने के अनुसार आपको अगर कोई ऐसा काम करना है जिससे कि बाद में भला हो सके, या आपको ऐसा लगता है कि उससे भला होगा, तो आप उसको करने के लिए चाहे जो रास्ता अपनाओ वो ठीक है। हम आगे बात करेंगे कि ये कितने सेंस में सही है और कितने सेंस में गलत। 6th, अपनी फौज और मर्सनरीज, लीडर को अपने लोगों की फौज पर भरोसा करना चाहिए, ना कि मर्सनरीज या भाड़े पे या फिर दूसरी कंट्रीज के सोल्जरों के ऊपर। 7th, बैलेंसिंग पीपल और एलीट्स, रूलर को आम जनता और पावरफुल एलीट्स के इंटरेस्ट बैलेंस करने होते हैं। कोई एक ग्रुप भी नाराज हो जाए तो इंस्टेबिलिटी आसानी से बनाई जा सकती है। अब हम हर इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जानेंगे। ये मैंने सिर्फ लिस्ट किए थे ताकि आपको समझ में आ सके कि अब अगला चैप्टर हमारा किस तरफ जाने वाला है। हम सिर्फ उन्हीं 6-7 पिलर्स के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे हर एक पिलर को 3 बड़े क्रूशियल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के साथ। पहला पॉलिटिक्स, दूसरा रिलीजन और तीसरा कॉर्पोरेट। बात करते हैं पहले पिलर वर्च्यू और फॉर्च्यून, जो सेल्फ रिलायंस या लक के बीच का है। इस कॉन्सेप्ट में माकियावेली कहते हैं कि लीडर को खुद पर और अपनी स्किल्स, अपनी टीम, अपने कंट्री के लोगों पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए।
किस्मत एक नदी की तरह है, कभी कम तो कभी ज्यादा। कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है और ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। इन दोनों से बचने के लिए एक अच्छा लीडर अपने आप को दोनों के लिए प्रिपेयर करता है, ना कि सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों को या अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को सपने दिखाता है एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को लेकर के। सोच के देखिए, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, आप ये सिर्फ सोच करके चल रहे हैं कि आपकी जो आज बस कुछ वोट हासिल करने के लिए या अपनी कंपनी को प्रॉफिट दिखाने के लिए या बैलेंस शीट ग्रीन करने के लिए कुछ आप इधर उधर से लोन लेकर के या कर्जा लेकर के काम करो, बाद में कुछ इशू हो जाए तो फिर यही चीजें आपको परेशानी में डाल सकती है। यही सेम एग्जांपल है कंपनीज का, अगर आप ले लें जैसे कॉर्पोरेट में जो एग्जांपल है एनरॉन एक कंपनी थी जैसे शॉर्ट टर्म कुछ साल, ये फौरन नहीं होता। देखिए बड़ी कंपनियों में भी या बड़ी कंट्रीज में भी ये कई सालों में होता है। एनरॉन के साथ यही हुआ, उसको अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल्स दिखाने थे, बहुत ज्यादा है प्रॉफिट दिखाने थे, अपनी बैलेंस शीट ग्रीन दिखानी थी, लेकिन उस चक्कर में वो ऑडिट्स में हेरा फेरी करते रहे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनका लक खत्म हो गया और कंपनी कोलैप्स कर दी। ये दिखाता है कि बिना वटी हुई, यानी उन्होंने अपनी कंपनी में रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर रिजर्व फंडिंग पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाने की कोशिश की शेयर होल्डर्स को, जिसकी वजह से उनकी सिर्फ लायबिलिटीज बढ़ते चले गए। पॉलिटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, एक जेनेरिक पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ सरकारें फॉरेन एड या बाहरी कंट्रीज से उधार लेना और इन सारे कैपिटल्स से अपनी कंट्री के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि बुरे स्कीम्स ला रही है, अच्छी स्कीम मान लीजिए ले आते हैं, जैसे डैम बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रहे हैं जो कि एक्चुअली आपके इन कर्जों को चुकाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ। मतलब मैं इन कंट्रीज को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने खूब सारे कर्जे लिए बाहर की कंट्रीज से और अपने लोगों को कोई स्किल नहीं दी, जिससे इन टाइम वो उन स्किल्स का यूज करके कुछ इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकें और उससे पैसा वापस किया जा सके। अब वो कर्जे पे कर्जा लेना लेकिन अपनी कंट्री को आगे ना बढ़ाना, ये एक कोर एग्जाम्पल है जहां वो सिर्फ फॉर्च्यून पे बस ये सोच रहे हैं कि किसी तरह लक काम कर जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा दिन, कुछ ज्यादा साल नहीं चलता है किसी भी कंट्री के लिए। कोई भी कंट्री जब ज्यादा कर्जा लेने लग जाती है और वेलफेयर स्कीम्स उसकी ज्यादा चल रही है, यानी फ्री में लोगों को चीजें दे रहे हैं उसी उधार के पैसे से, तो वो एक्चुअली कहीं नहीं जा रहा। ये सारी चीजें एक अच्छे राजा को देखनी चाहिए अगर वो अब सच में चाहता है कि उसकी कंट्री प्रॉस्पर करे। सिर्फ कर्जा ले एक पॉलिटिकल पार्टी सोच के 10 साल 15 साल के बाद मैं नहीं रहूंगा, जो रहेगा वो भुगतेगा, तो इससे एक कलेक्टिव कंट्री का नुकसान हो रहा है। उसी तरह आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ले लीजिए, कुछ क्या कई इंस्टीट्यूशंस खैरात या डोनेशंस पे काम करती हैं, उनसे वो डोनेशंस ले करके और अगर वहाँ के लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल न करें, जैसे आप एक नॉर्मल, जैसे मैं खुद भी ऑलरेडी कई ऑर्फनेजेस में इन्वॉल्व हूँ, उन ऑर्फनेजेस में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, आप एक्चुअली आपका प्लान क्या है इन बच्चों का जो बच्चे आपके यहाँ आते हैं, या सिर्फ एक रिलीजन पढ़ा रहे हैं या फिर वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं या किसी स्किल पे भी ध्यान देते हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं कि वो किसी स्किल पे ध्यान दे रहे हैं तो वो इन टर्म्स वो अपने ऑर्फनेज को लॉन्ग टर्म बना रहे हैं। लेकिन वहीं के अगर लोग, मान लीजिए बोर्ड में बैठे लोग, जो डोनेशन आता है उससे पर्सनल अपने प्राइवेट खर्चे करने लगते हैं, अपने लिए महंगी महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं और ये उस फ्यूचर में नहीं इन्वॉल्व होते या उस फ्यूचर में नहीं पैसा देने की कोशिश करते जहां से वो एक्चुअली सस्टेन कर सकता है। तो इट्स नो ब्रेनर, आदमी की समझ में आ ही जाएगा कि वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकता। यही मैकियावेली का कहना था कि अगर आपका गोल एज अ लीडर, याद रखिए ये किताब लीडर्स बनाने के लिए है, ये किताब द प्रिंस है एक अच्छे लीडर के लिए, ना कि सिर्फ एक 4 साल या 5 साल की पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वो ये कहते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म राजा बनना है, अपनी प्रजा को आगे बढ़ाना है, तो इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले लक पे भरोसा हमेशा नहीं काम करता। जेनरोसिटी वर्सेस पर्सनली स्पेंडिंग विद विजडम। मैकियावेली वार्न करते हैं कि बहुत ज्यादा जेनरोसिटी यानी फ्री हैंडआउट्स या लैविश स्पेंडिंग, यानी कि या तो फ्री बहुत सारी चीजें देना अपनी पब्लिक को बहुत लार्ज स्केल पे, और या फिर खुद बहुत सारी महंगी महंगी चीजें खरीदते रहना,
ये, और वो भी उस पैसे से जो आपके पास आ नहीं रहा, यानी आपकी इनकम इतनी है नहीं, लेकिन आप उससे ज्यादा या फ्रीबीज देते हो या खर्चे करते हो। इससे आपके खुद का खजाना खाली होता है। याद रखिए, ये एकदम से नहीं होता, इसको सालों लगते हैं। जब आपका खजाना खाली होने लगता है तो फिर आपके पास एक ही रिजॉर्ट बचता है, टैक्सेस, टैक्सेस और टैक्सेस। आप और टैक्सेस बढ़ाना शुरू करते हो, जिससे आपकी जनता के अंदर उनकी सस्टेनेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। अगेन, ये एक और बुक में, एक और वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कैसे एक इंसान के लिए उसकी फैमिली वैल्यूज, ये एक वैल्यू है, एक चीज है जो बहुत जरूरी है। फिर लोगों को दिखने लगता है कि उनके खर्चे नहीं मीट हो रहे या उनको खर्चे बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब उस सिचुएशन में इनकम तो इतनी आती नहीं, क्योंकि अभी इकोनॉमी की वो हालत तो हुई नहीं, लेकिन जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो सब महंगा हो जाता है। इंस्टेड मैकियावेली कहते हैं, इससे इसीलिए होशियारी इसी में है कि अगर एक राजा ये कहलाना ज्यादा पसंद करे कि वो एक कंजूस आदमी है, ये लेबल सफर कर ले वो कुछ दिनों के लिए, ताकि वो अपनी जनता को एक कलेक्टिव बड़ा बेनिफिट पहुंचा सके, वो राजा की एक अच्छी और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट हासिल करने वाली एक टैक्टिक होती है, जिससे उसके अपने लोग बोलेंगे तो भले ही कि राजा स्पेंड नहीं करता, लेकिन कम से कम उनके देश में महंगाई नहीं आती, और वो लोग एटलीस्ट मिल करके एक कलेक्टिव भलाई के बारे में सोच सकते हैं। सेम एग्जांपल अभी मैंने जो आपको पहले दिया था, एनरॉन जैसी कंपनीज, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखाना, हर एम्प्लॉयज को ह्यूज बोनस देना, लैविश फैसिलिटीज, कई साल चला। ये जेनरोसिटी उनका कैश रिजर्व खा गई, और ये वो टेम्परेरी कर रहे थे। वहां के लीडर्स थोड़े दिन और बोर्ड में रहना चाहते थे, थोड़े दिन और खाना चाहते थे, इस वजह से वो पूरी कंपनी को खा गए। जब लॉसेस कंसील नहीं हो सके, क्योंकि अब कितना बैंक आपको लोन देता रहेगा और आप प्रॉफिट्स उसी लोन से दिखाते जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो गए। एक्सेसिव स्पेंडिंग विदाउट रियल रेवेन्यू लीड्स टू क्रैश। सिंपल, इट कैन बी कॉर्पोरेट, can be religion, it can be anything. Even in politicians, Mises Institute, Austrian School of Economics का ही आर्टिकल कहता है कि अगर गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स यानी और इंटाइटलमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स में आपके बहुत सारे जगहों पे अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जैसे वैक्सीन लगाती है फ्री में कई काफी ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वैक्सीन के ऊपर राशन देती है। 2000 हेल्थ बेनिफिट्स, ताकि आपकी जो जनता है वो एक्चुअली ज्यादा जी सके, जितना ज्यादा जी सकेगी उतना ज्यादा बिल्ड कर सकेगी वो पूरी की पूरी करके। बट उसी जगह लोगों को बेसिक्स फ्री कर देना, जो सर्विसेज हैं जिससे आपको प्रॉफिट आना है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। मैं नाम नहीं करूंगा, आप जो सुनने वाले हैं वो समझ ही सकते हैं कि मैं किन चीजों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है, ये सब जानते हैं। चाहे वो उस राजा के सपोर्टर हो चाहे ना हो, लेकिन सबको असलियत में ये मालूमात होती है कि क्या चीजें ठीक है क्या नहीं। फिर ये इंटाइटलमेंट स्कीम्स, फिर ये फ्री की फ्री बीज, ये खजाना खाली करने लगते हैं, और फिर एविडेंटली सामने दिखने लगता है अलग अलग तरीके के टैक्सेस आना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिनसे एक्चुअली वेलफेयर हो नहीं रहा। यानी कि अगर आप टोल देते हैं या रोड टैक्स दे रहे हैं तो आपको दिख रहा है वो रोड्स बन नहीं रही, क्योंकि एक्चुअली ऑलरेडी काफी डेट में आ चुकी है गवर्नमेंट। तो वो जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं वो अब वो वेलफेयर में जा नहीं रहे, अब वो आपकी उस फैसिलिटी के लिए नहीं यूज हो पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट डेट में जा चुकी, जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो फैसिलिटीज है वो खराब होते ही आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रम्बल करने लगता है। ये लिबरलिटी रिजेंटमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी पब्लिक पे टैक्स का बोझ पड़ता रहता है। मैकियावेली कहते हैं कि ऐसी जनरोसिटी लोगों को खुश तो करती है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में हेट जनरेट करती है, क्योंकि इंसान, आपको खुशी के जो दिन होते हैं वो ज्यादा दिन याद नहीं रहते जब बुरे दिन आ जाते हैं। ये हकीकत है दोस्तों। हम चाहे जितना हंस लें, लेकिन अगर हमको थोड़ी देर के लिए भी अगर सुकून नहीं मिल रहा, थोड़ी देर में भी हम परेशान हो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम थोड़ी देर पहले कितना खुश थे। ये इंसानी फितरत। ये एक और बुक है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, ये भी एग्जैक्टली इसी ह्यूमन नेचर पे है। और इसी तरह अगर आप रिलीजियस एग्जाम्पल ले लीजिए, माफ कीजिएगा भूल गया, या पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट में, आप लोगों को शायद याद हो, न्यूज़पेपर में कुछ टाइम पहले एक इशू आया था, हिल्सन चर्च स्कैंडल आया था, जिसमें पास्टर्स ने डोनेशन से एक्स्ट्रावेगेंट चीजें खरीदी, डिजाइनर पर्सेज, एक्सपेंसिव होटल्स, लैविश एयरबीएनबीज, ये सब चीजें उन्होंने अपने और अपने लोगों के लिए की, और चंदा कई लोगों से लिया, तो और लेकिन फायदा पहुंचाया किसको? अपने लोगों। ये जेनरोसिटी उनके अपने लिए थी। चर्च
फंड्स पर हैवी बर्डन पड़ा। वॉलंटियर्स अनपेड रह गए क्योंकि ऑफ कोर्स फिर जब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो सबसे पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं वहां से, उन्हीं के पास उस चीज की विजिबिलिटी भी होती है। तो वॉलंटियर्स अगर अनपेड रह गए तो जब फाइनेंशियल सीक्रेट्स एक्सपोज होते हैं, द मेंबर्स जो चर्च के थे, वो लीडरशिप, ऑब्वियसली उनके बीच में डिस्ट्रस्ट शुरू हो गया। और ये जो दिखावे की जनरॉसिटी थी, ये साथ साथ उस चर्च के नाम को, उसकी डिग्निटी को, सबको हैम्पर कर गई, उसके गुडविल को, सबको परेशान कर गई। हम बात करते हैं अगले पिलर की, फियर वर्सेस लव, कंट्रोलिंग थ्रू फियर, या डर से कंट्रोल करना। माकियावेली लिखते हैं कि रूलर दोनों प्यार और डर चाहता है। हर कोई मैनेजर भी, इवन कॉर्पोरेट के एग्जांपल्स में, हर कोई इंसान डर और प्यार का बैलेंस चाहता है अपने घर में भी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसी जगह पे माकियावेली ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग, ह्यूमन एज अ नेचर इज, हम डिपेंडेबल नहीं होते, कोई भी, किसी के लिए भी। पर्सनल एग्जांपल ले लो, कॉर्पोरेट ले लो, चाहे रिलीजियस ले लो, मतलब इंसान अक्सर अपना फायदा ही देखता है, अक्सर जल्दी अपना स्टैंड बदल लेता है। जैसे अभी इस कंपनी में है, यहाँ पैकेज मिल रहा है, कोई दूसरी कंपनी अच्छा पैकेज देगी, उधर चले जाएंगे। सिमिलरली एक पॉलिटिकल पार्टी में एक बंदा तब तक है जब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसा ना दे दे। ये एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास भरे पड़े। हम ह्यूमंस मुश्किल वक्त आने पर अक्सर देखा जाता है कि वो साथ छोड़ देते हैं। जब तक उनको कुछ मिल रहा है तब तक वो वफादारी दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही रिस्क या डेंजर आता है वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहां मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा दोस्तों, वो आपको ये नहीं कहते कि नफरत से राज करो, क्योंकि डर और नफरत के बीच एक काफी छोटी लाइन है जो एक लीडर किसी को डराते डराते उस तक ढकेल सकता है। इससे कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। फियर इज ओके, जैसे एक कॉर्पोरेट में एक मैनेजर है जो सिर्फ आपका दोस्त है और आपसे प्यार से बात करता है। आप देखेंगे कि उसका कंप्लायंस, उसकी टीम उसकी काफी चीजें नहीं मानती या काफी उसको लेट बैक समझती है और उसके द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करती। लेकिन उसी जगह कोई एक ऐसा लीडर है जो बैलेंस बना के रखता है, जहां पे वो टीम उसकी इज्जत भी करती है कि ही कैन टेक हार्श मेजर्स, तो उसका काम भी ठीक से चलता है और उसको टाइम पे पार्टीज वगैरह में भी जाते रहते हैं। लेकिन उसी जगह अब आप थोड़ा सा आप ज्यादा कर दीजिए इसको, जैसे आजकल सीईओ आकर के टेलीविजन पे या रेडियो पे अपना स्टाइल मारने के लिए बोल देते हैं, वो दिन के 25-25 घंटे काम कर जाते हैं, 24 से भी ज्यादा। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रैक्टिकल नहीं, ये सिर्फ आपसे एक अंधा ओबीडियंस चाहते हैं। जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस खराब है, ये सब तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, तो आपको दिखता है वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, यानी वो फियर से अब वो हेट की तरफ चले गए। जैसे ही एक लीडर के सामने से उसकी प्रजा या उसके लोग आप उनको पुश कर दे हेट की तरफ, तो आपके सामने एग्जांपल्स आई गए। उन सारी कंपनीज के एग्जैक्ट सीईओज ने आगे खुद ही अपोलोजाइज किया इस तरह के स्टेटमेंट्स देने का, क्योंकि वो सेंस नहीं बनाते, वो सिर्फ आपसे ही कुछ चाह रहे हैं। तो अब वो चाह रहे हैं कि आप सिर्फ डरे ही नहीं, आप दूसरी तरफ उनसे नफरत करने लग जाए। नफरत करने का मतलब उनके स्टॉक प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं, कंपनी से वो अच्छा टैलेंट उधर जाता नहीं। और नॉर्मली इन सिचुएशंस के अंदर जब दिख जाता है आपकी वर्कफोर्स को, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी पॉलिटिक्स और इसका भी दूंगा, जब दिख जाता है उन लोगों को कि आपको सिर्फ पैसे से या आपको हमारे टाइम से ही मतलब है, तो इनोवेशन, इंजीनियरिटी और कंपनी की लॉयल्टी कम होना शुरू हो जाती है। लोग फिर समझ जाते हैं कि हमारे बॉसेस हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करते, इसलिए वो भी चिंता छोड़ देते हैं। तो एक हेल्दी बैलेंस बना करके रखना इज व्हाट माकियावेली इज सेइंग। जैसे कि मैंने बताया, उनके कई कोट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लग जाता है, इसी वजह से ये वो काफी कंट्रोवर्शियल है। और मैं दोनों तरफ के पहलू देने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे ये चीज गलत भी हो सकती है और सही भी। अभी आपके ऊपर है, आप भी किसी तरह से उसको सोच सकते हो कैसे लोग हैं। मैं सिर्फ इस किताब के दो पहलू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ कॉर्पोरेट में ही नहीं, आप पॉलिटिक्स में आ जाइए। जब पॉलिटिशियंस को आपसे आपका एक बिल्कुल ब्लाइंड फेथ लॉयल्टी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो आपको डराते हैं किन चीजों से, इलीगल इमिग्रेशन, टेररिज्म, अस वर्सेस देम,
इस तरह के नैरेटिव, जैसे इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, हम अंडर थ्रेट हैं, इन सब चीजों पे ओवर एम्फसाइज करते हैं। इसका शॉर्ट टर्म फायदा मिलता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इंसान यही देखता है कि अच्छा ये परेशानी है और इसका सोल्यूशन कौन ला सकता है। उस सिचुएशन में आप उसी लीडर की तरफ भागोगे जो उसका सिचुएशन जो दिख रहा है वो हाईलाइट कर रहा है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है। इन दी एंड जब वो इस प्रकार की चीजें करके आप राज या सत्ता में आ जाते हो, तो आपको भी मालूम होता है कि ये तो आपने एक ऐसी कहानी गढ़ी थी जिसका सोल्यूशन आपके पास है नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली एज अ प्रॉब्लम क्रिएट की गई है वो वक्त और हालात की वजह से। इनका सोल्यूशन अगर आप दे पाते तो इवन ऑपोजिशन में रह करके दे सकते थे, लेकिन इसका सोल्यूशन है नहीं। अब आप इसको ओवर प्ले करना शुरू करते हो, अब आप ज्यादा बोलना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंस खो देता है। ये प्रॉब्लम्स अब एड्रेस नहीं हो रहे। अब जिन लोगों ने आपको उस कुर्सी पे बैठाया या उस राज पे बैठाया, गद्दी पे बैठाया, अब आप सिर्फ, अगर उनको दिखता है कि आप सालों तक सिर्फ वही बोल रहे हो कि ये परेशानियां हैं लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं, तो फिर लोग अब आपकी तरफ नफरत की तरफ जाने लग जाते हैं। एक सिंपल रूल है, एक और दूसरी किताब में भी मैंने यही बताया है, कि इंसान को डर लगने लग जाता है कि आप अगर इस तरह की चीजें ज्यादा करोगे तो उनकी फैमिली को खतरा होता है, तो उनके मेंटल पीस को खतरा होने लगता है, इसलिए ये आप ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते। तो आपका एक बैलेंस यहाँ पॉलिटिक्स में मैंने जो हाईलाइट किया। तीसरा आप रिलीजन में ले लें, डॉक्ट्रिन ऑफ फियर। यह आर्टिकल कहता है कि कुछ क्रिश्चियन प्रीचर्स को ही मैं नहीं कोट करूंगा, वो सिर्फ क्रिश्चियन प्रीचर्स को बोलता है, बट ये आपको इस्लाम में, आपको हिंदुत्व में, आपको सब में मिलेगा। आपको एक पार्टी होगी, आपके जो प्रीचर्स होंगे वो आपको स्वर्ग से भी डराएंगे, नर्क से भी, जहन्नम से भी, जन्नत से भी, डीमंस एंड द फेरीज। ये सारे रिलीजन में होता है। थोड़ा आप सब समझ जाते हो कि हाँ मुझे थोड़ा डर के रहना है, लेकिन जब ये ओवर प्ले होने लग जाता है, जब ज्यादा हेट की तरफ पहुंच जाता है हर चीज में, अगर लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि बस अब तो यू हैव नो सैल्वेशन लेफ्ट, जब आपको पूरी तरह से डरा दिया जाता है, तो आप फिर हेट की तरफ जाने लग जाते हैं। तो ये एज अ पिलर इज वेरी एक्टिव, और कई लीडर्स इसका यूज करते भी हैं, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है, तो वो कोशिश करते हैं कि उसी कार्ड को प्ले करते रहे बार बार, लेकिन वो एक टाइम के बाद आप सबको पता है फिर वो नॉट जस्ट रिपीटेटिव बट ऑल्सो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। सो द मेन पॉइंट ऑफ दिस पिलर इज टू इंश्योर दैट अ गुड लीडर हैज अ बैलेंस बिटवीन लव एंड फियर। इफ ही हैज टू चूज, अगर उसको चूज करना ही पड़े किसी भी लीडर को, चाहे वो घर का हेड क्यों ना हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में लीड क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में लीड क्यों ना कर रहा हो, ही शुड चूज फियर एट द सेम टाइम ensuring that those tactics do not push people towards hating you. डिसेप्शन और इमेज मैनेजमेंट, यानी शेर और लोमड़ी। माकियावेली कहते हैं एक रूलर कभी भी एक चीज बन के नहीं रह सकता, जैसे कि या तो फिर वो सिर्फ शेर बन के रहे और या फिर सिर्फ लोमड़ी। शेर बनने का मतलब कि वो स्ट्रेंथ और अपनी ताकत आसानी से दिखाता है, ताकि दुश्मन डर के पीछे हट जाए या उससे लड़ाई मोल लेना या उसके से टक्कर लेने से पहले सोचे। क्योंकि सिर्फ शेर होने से आप राजा ज्यादा दिन बने नहीं रह सकते। शेर के सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं जंगल में। उसी प्रकार से अगर आप सिर्फ लोमड़ी हैं, सिर्फ चालाकी से और सिर्फ चोरी से किसी तरह से आप अपने उस समय के खाने को या उस शिकार का शिकार करते हो, तो आप सर्वाइव जरूर कर जाओगे, लेकिन आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, आपको जंगल का राजा नहीं बोला जाएगा। इसलिए आपको दोनों बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटिक्स में एक नेता अपनी इमेज केयरफुली मैनेज करता है कि वो सबके साथ सबका अच्छा, सबका भला चाहता है, और किसी भी प्रकार के लोग, चाहे उसको वोट दे न दे, या राजा, चाहे आप उसकी प्रजा चाहे उसको मानती हो ना मानती हो, लेकिन मैं आप सबका साथ देता हूँ। लेकिन पीठ पीछे, पर्दे के पीछे उसको कई लोगों से डील करनी पड़ती है, कई लोगों के साथ उसको कई तरह के अलग अलग प्लान्स, अलग अलग मोटिव्स डिस्कस करने पड़ते हैं। वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। यहाँ शेर
और लोमड़ी दोनों मैनेज होते हैं, तभी वो पावरफुल पोजीशन में रह सकता है। सिर्फ एक बन के वो कभी नहीं रह पाएगा। इसी तरह कॉर्पोरेट में एक सीईओ पब्लिकली बोल्ड स्टेटमेंट और कॉन्फिडेंट इमेज भले ही दिखा ले, लेकिन स्ट्रैटेजी रूम में बैठते वक्त वो कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए बहुत सारी फॉल्स चीजें यूज करता है, बहुत सारे लोगों से डील करता है, कई एक तरह की थर्ड पार्टी सर्विसेज में डील करती है। उसको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो हो सकता है कि वो दूसरी कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं उनके साथ कुछ डील कर ले। ये चीज बोथ ऑफ दिस थोड़ा थोड़ा मैनेजेबल चीजें, ये दोनों चीजें ठीक है, तभी ये एक क्वालिटी है आपके अंदर, और ये आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है अगर आप राज करना चाहते हो तो। माकियावेली का एक सिंपल पॉइंट है, अगर आप सिर्फ लायन हो यानी ब्रूट फोर्स से जीते हो तो आप बहुत आसानी से किसी के भी जाल में फंस जाओगे। अगर आप सिर्फ लोमड़ी हो तो आपको लोग वीक ही समझेंगे, क्योंकि आप ब्रूट फोर्स से तो जीत नहीं सकते। लेकिन अगर दोनों का बैलेंस है, शक्ति और चाल का, ये एक रूलर को उसका साम्राज्य काफी समय तक बचाने में मदद करता है। माकियावेली का एक मशहूर आइडिया है, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। ये आपको कई जगहों पे नॉर्मली भी इस्तेमाल होते हुए मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपका फाइनल गोल अच्छा है तो उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाया जाए वो ठीक है, चाहे वो सख्त या अनफेयर या जालिमाना क्यों ना लगे। उन्हें लोग जस्टिफाई कर ही देते हैं। जो भी फॉलोअर्स होते हैं उस वक्त उस राजा के, वो उसको किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई करने में लग ही जाते हैं। एक पॉलिटिकल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे लिंकन ने अमेरिका को बचाने के लिए कुछ लॉ सस्पेंड किए थे, और काफी क्रूशियल लॉस थे, वो स्लेवरी से रिलेटेड भी थे। इंडिया में जैसे सरदार पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए प्रेशर और कभी फोर्स यूज किया। रिलीजन में भी एग्जांपल मिल जाते हैं। महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि कभी कभी धर्म को बचाने के लिए छल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कॉर्पोरेट में एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे स्टीव जॉब्स का। उन्होंने अपने टफ गवर्नेंस स्टाइल के से काफी क्रिटिसिज्म हासिल किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी टेक इंडस्ट्री बदल दी। ये मैंने आपको अच्छे एग्जांपल्स दे दिए, लेकिन ये यहाँ कुछ दिक्कत भी है। ये आइडिया बहुत आसान है मिसयूज करना। हर डिक्टेटर, हर करप्ट लीडर ये बोल सकता है मैं जो कर रहा हूँ वो देश के लिए या कौम के लिए अच्छा है। जैसे हिटलर ने इसी तरह का अपना एक्शंस को जस्टिफाई किया कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपने देश के लिए बहुत अच्छा है। सिंपल फॉर से कॉर्पोरेट में ले लीजिए, जो लीडर्स ये बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए है, कंपनी का भला होगा तो आपको बोनस मिलेगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, फिर चाहे उसके लिए उनको ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगी वो जो पोल्यूशन कर रहे हैं उससे, जैसे कई कंपनीज करती हैं या फैक्ट्रीज करती हैं, या एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करना, ओवर टाइम कराना बिना सैलरी के, ये सब भी फिर जस्टिफाई होता है, क्योंकि द एंड जस्टिफाई द मीन्स। मेरे ओपिनियन में ये माकियावेली का एक प्रैक्टिकल पॉइंट था। रियल दुनिया में कभी कभी रिजल्ट्स प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना खतरनाक है। हमें हमेशा सोचना चाहिए एंड किसका अच्छा है और एंड है क्या और उसकी कॉस्ट क्या है। अगर एंड सच में सबके लिए फायदेमंद है तो मीन्स जस्टिफाई हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक लीडर, एक कॉर्पोरेट ग्रुप या एक रिलीजन ग्रुप, इन सब के सिर्फ ये पर्सनल फायदों की वजह से हो रहा तो ये फिलॉसफी एक वेपन बन जाती है। और हम सब जानते हैं वेपन का दुरुपयोग ज्यादा होता है बनिस्बत इसके कि उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए। अपनी फौज वर्सेस पर्सनलिटीज, यानी अपने कंट्री के सोल्जर्स या भाड़े पे लाए हुए लड़ाके। माकियावेली एम्फसाइज करते हैं कि रूलर्स को अपनी खुद की सिटीजन्स की आर्मी पर भरोसा करना चाहिए, मर्सनरी सोल्जर्स पर नहीं। मर्सनरी सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं, लॉयल्टी नहीं होते, मुश्किल समय में वो पलट सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं इसके एग्जांपल्स भी देता हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट में जहाँ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे या कंसल्टेंट्स आउटसोर्स किए जाते हैं, जहाँ पे उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कोई छोटी कंपनी को दे दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो पैसा बचाते हैं, वहाँ आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
जैसे ही उन कंपनीज में उन लोगों को, उन एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिलती है या आपकी मैनेजमेंट चेंज होती है और बजट कट्स होते हैं, आप फौरन उनको हटा देते हैं और वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। वहीं अगर आप अपने खुद के एम्प्लॉयज को इंटरनली ट्रेन करें, उनमें इन्वेस्ट करें, उनकी स्किल डेवलप करें, उन्हें क्राइसिस में स्ट्रॉन्गर सपोर्ट प्रोवाइड करें, फिर वही पलट के आपको भी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जब कंपनी की जरूरत होती है। पॉलिटिकल एग्जाम्पल ले लें, सरकार या गवर्नमेंट्स अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्राइवेट अपनी खुद की पुलिसिंग सिस्टम, मैं करप्शन की बात अभी नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली एक सिनेरियो बता रहा हूँ जहाँ पर खुद के देशवासी ही अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। वो लोग अपने लोगों की देखभाल करते हैं और उनसे आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं एक प्राइवेट एजेंसी हायर कर लूँ किसी एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उनको जैसे ही वो परेशानी होगी वो इंस्टेंटली छोड़ के भाग जाएंगे। आइए अब बात करते हैं माकियावेली के आखिरी कॉन्सेप्ट की, बैलेंसिंग पीपल और एलीट्स, कॉन्स्पिरेसीज और स्टेबिलिटीज के बीच का बैलेंस। माकियावेली कहते हैं कि रूलर्स को एक तरफ आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी है और दूसरी तरफ उन एलीट्स की जो पार्टीज में और फैमिली में फंड्स लाते हैं। लोग खुश तब रहते हैं जब उनकी प्रॉपर्टी और फैमिली दोनों सेफ हो। कुछ लोग एम्बिशियस होते हैं दोनों ही तरफ, एलीट्स में भी और आम जनता में भी, जो हमेशा रूलर को चैलेंज करते हैं। रूलर को कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए इन दोनों ग्रुप्स को बैलेंस करना पड़ता है। याद रखिए, कोई भी एक ग्रुप अगर ज्यादा पावर में आ जाएगा तो स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। रूलर को रूल करने के लिए इन दोनों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक सीईओ अगर उसके जो शेयर होल्डर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर्स डेफिनेटली एलीट हुए जो पैसा लगाते हैं, और आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर्स वो लोग हुए जिनके साथ आपको रोज डील करना है। अगर वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स की को बोनस देता रहेगा और ले ऑफ शुरू कर देगा कंपनी के अंदर, तो ऑब्वियसली कंपनी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, पब्लिक आउटरीच भी बहुत ज्यादा होगी। और अगर सिर्फ पब्लिक को सैलरीज बढ़ा के देता रहेगा और फंडिंग्स और प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो ऑफ कोर्स उसके फंडिंग्स ब्लॉक हो जाएंगे। पॉलिटिशियंस अगर सिर्फ वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट और लॉबीइस्ट को खुश रखेंगे तो आम पब्लिक एब्सोल्युटली गुस्सा हो ही जाएगी। और अगर सिर्फ पॉपुलिस्ट स्कीम्स लाएंगे, सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स लाते रहेंगे, तो ऑफ कोर्स उनके खजाने पे फर्क पड़ेगा, और जिसकी वजह से और जो एलीट्स हैं जो पैसे डालते हैं उनको रियलाइज होगा कि यहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वो आपको एलिमिनेट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देंगे। रिलीजन में आप एक लीडर, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो अगर सिर्फ अपने डोनर्स की सुनेंगे और जो उनके ऑर्डिनरी फॉलोअर्स हैं उनकी नहीं सुनेंगे, तो ऑफ कोर्स फॉलोअर्स चले जाएंगे। और अगर वो सिर्फ फॉलोअर्स की सुनेंगे और उन एलीट्स की जिन्होंने उन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा डाला है, तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक लीडर को बहुत जरूरी है इन दोनों ग्रुप्स के इंटरेस्ट को आपस में अलाइन रखना। दोस्तों, आज हमने माकियावेली के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विचारों पर बात की। हमने देखा कि डर और प्रेम के बीच एक शासक को किस तरह खड़ा होना चाहिए। हमने सीखा कि चाल और छवि का खेल किस तरह एक नेता को बचा भी सकता है और गिरा भी। और हमने समझा कि अंत साधन को सही ठहराता है, जैसे विचार किस तरह धर्म, राजनीति और व्यापार में अलग अलग रूप ले लेते हैं। ये सभी सिद्धांत आज भी रेलेवेंट है, बस उनका उपयोग अलग तरीके से होता है। माकियावेली सिर्फ अपने समय के लिए नहीं लिख रहे थे, उनकी किताब हमें एक आईना दिखाती है, आईना जिसमें हम देख सकते हैं कि पावर और पॉलिटिक्स के खेल में इंसान की फितरत कितनी बदलने वाली नहीं है। कॉर्पोरेट बोर्डरूम हो या संसद का हॉल, ये या फिर धर्म का मंच, माकियावेली की बातें कहीं ना कहीं हमेशा घूमकर आ ही जाती। लेकिन यहाँ एक रिफ्लेक्शन भी है। डर से चलाया गया राज जल्दी बिखर जाता है, छल से जीता गया खेल कभी भी पलट जाता है, और केवल अंत को जस्टिफाई करके चलने वाले कई बार अपने ही लोगों का भरोसा खो देते हैं। इसलिए असली विरासत उन्हीं लोगों की बनी है आज तक, जो समझ पाए कि पावर का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समझ के लिए भी होना चाहिए।
उन्होंने डर के साथ सम्मान, छल के साथ दया भाव और एम्बिशन के साथ न्याय को भी जोड़ा था। आखिर सवाल हम सबके लिए यही है, हम माकियावेली को किस तरह पढ़ते हैं? क्या उनकी बातें बस एक रूथलेस तरीका सिखाती हैं या फिर एक वार्निंग देती हैं कि अगर हम इंसानियत को भूल गए तो पावर खुद को बोझ बना देता है? यही है माकियावेली की असली निष्कर्ष, या फिर ये मेरे हिसाब से, मेरे विचारों में, यह आपको एक तरह की वार्निंग ही देता है। एक सोच जो हमें चैलेंज करती है, हमें डराती भी है और एक साथ हमें अपनी जिंदगी और अपने फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर भी करती है। मैं इस किताब को इस नजरिए से समझ पाया और ये मेरी अपनी व्याख्या थी। शायद आपको इसमें कुछ और चीजें भी नजर आएंगी और वही है किताबों की असली खूबसूरती। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए ग्रंथ और एक नए विचार के साथ। मैं आपका सूत्रधार, फिर मिलेंगे।